वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टोर कीपर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड उसकी एक्सप्लेनेशन विद एमसीक्यू। ये चैप्टर 3 है, इसके ऊपर ऑलरेडी चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 मैंने प्रिपेयर कर रखा है और वीडियो भी अपलोडेड है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपको इसी टाइप की वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज ऐसे ही आपको वीडियोज़ मिलने वाली है। और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लेना, अदरवाइज़ आपको कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाना। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं कवर कर लिए हैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में। तो ये जो आप सारी यहाँ पर लिस्ट देख रहे हो, ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। सबसे पहले हमने ये जाना था कि स्टोर कीपर होता कौन है और उसका रोल क्या होता है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। टेंडर के बारे में हमने जाना था। उसके बाद हमने टेंडर प्रोसेस चार्ट देखा था कि कैसे टेंडर को किया जाता है। देन हमने प्रोक्योरमेंट किया है, प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने की थी। बिडिंग प्रोसेस, और मैंने आपको कुछ एब्रीवेशंस भी कवर कराई थी और इसके कुछ रूल्स भी बताए थे कि टेंडर का प्रोसेस कैसा होता है, इसके अंदर कुछ रूल्स एंड गाइडलाइंस होती है, वो हमने कवर किया था। एंड जैम पोर्टल हमने देखा था कि क्या होता है जैम, इसके फीचर्स क्या होते हैं इसके अंदर, इसको कैसे किया जाता है, और कुछ हमने एमसीक्यू कवर करे थे। तो आज की वीडियो में हम कुछ अनदर टर्म्स देखेंगे और अनदर एमसीक्यूज देखेंगे। यही सारे टॉपिक्स थे जो मैंने आपको कवर कराए थे और आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि आपको और वीडियोस चाहिए, जीएफआर के ऊपर वीडियो चाहिए, तो आ गई है जीएफआर के ऊपर वीडियो। अगर आपको किसी अदर टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आ जाऊंगी। आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है CPPP। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने जो प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर थोड़ा सा आपको एक हिंट दे दिया था कि CPPP होता क्या है, और आज की वीडियो में सब कुछ आपको मैं डिटेल में बता दूंगी कि CPPP होता क्या है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं CPPP क्या होता है। तो CPPP की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। इसको हम CPPP ई टेंडर प्रोक्योरमेंट भी बोलते हैं। अगर आपको CPPP जानना है तो हमारी जो प्रीवियस स्लाइड थी उसमें मैं आपको लेकर चलती हूँ कि उसमें हमने क्या पढ़ा था, तब आपको इजीली इसका ऑब्जेक्टिव समझ आ जाएगा। तो हमने जो प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम को, और जो CPPP है वो इसी से ही लिंक्ड है। वो कैसे है लिंक्ड, वो आप इसकी डेफिनेशन से पता लगा सकते हो। तो ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम क्या होता है, ये एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोक्योर करते हैं आइटम्स को इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग इंटरनेट। मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल दिया था कि अगर हमने कपड़े बाय करने हैं या कोई डिजिटल आइटम बाय करना है तो हम किसकी मदद लेते हैं, इंटरनेट की मदद लेते हैं और वेबसाइट्स की मदद लेते हैं, जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इन सब पे जाकर हम अपनी चीज़ों को बाय करते हैं। इसी तरीके से ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है। इसके अंदर हमें प्रोक्योर करना है अगर किसी आइटम को, तो इलेक्ट्रॉनिकली हम इंटरनेट की मदद लेते हैं, और ये जो फैसिलिटी है ड्रास्टिकली क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है टेंडर साइकिल टाइम को, और रिड्यूस कर रही है जो इनडायरेक्ट कॉस्ट आता है उसको ये रिड्यूस कर रही है। एंड ये क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है ट्रांसपेरेंसी इन प्रोक्योरमेंट। अब ये जो सारा काम होता है ये किस पे होता है, ये CPPP पोर्टल पे होता है। जिस वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं वही वेबसाइट का नाम है CPPP पोर्टल। सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है, ये सिंगल पॉइंट एक्सेस प्रोवाइड करता है वेरियस मिनिस्ट्रीज़ को, डिपार्टमेंट्स को एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस को जो कि इसके साथ लिंक्ड होते हैं। ये जितने भी डिपार्टमेंट्स, मिनिस्ट्रीज़ और ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनके पास एक सिंगल पॉइंट एक्सेस होता है प्रोक्योरमेंट की इंफॉर्मेशन का। इस वेबसाइट पे जाकर वो सारी चीज़ों का एक्सेस ले सकते हैं। आपको इसकी वेबसाइट भी दिखाऊंगी कि वेबसाइट कैसी होती है। सेकंड पॉइंट मैं आपको सिंपल वे में समझा देती हूँ। हर एक डिपार्टमेंट और एजेंसीज का एक इंडिविजुअल लॉगिन ID होता है जिसके थ्रू वो उस वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करते हैं। अगर आपको रिलेवेंट टेंडर्स को ओपन करना है या सर्च करना है तो आप जैम पोर्टल और सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पे जाकर सर्च कर सकते हो। अभी मैं आपको वेबसाइट दिखा देती हूँ। तो इसमें इतना ही था, आपको इतना ही समझना था। ये ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम का पार्ट होता है और ये एक तरह की वेबसाइट होती है जिसपे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है आपको सिंगल एक्सेस में, और ये किसके द्वारा यूज़ किया जाता है, वेरियस मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। एंड रूल 160 मैंने आपको जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें एक्सप्लेन किया था। इसका मतलब होता है ई प्रोक्योर
प्रोक्योरमेंट, इसमें ये कहा गया है कि ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल जो होते हैं वो मैंडेटरी होते हैं फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स के लिए। ये आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद कर लेना है, ये आपके पेपर में आ सकता है। ये वेबसाइट मैंने आपको इसलिए दिखाई है ताकि आपको आइडिया मिल जाए। यहाँ पर आप सारे ऑप्शंस देख सकते हो, टेंडर स्टेटस वगैरह सब देख सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो क्लिक हेयर टू लॉगिन, यहीं पर जाकर हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कर लॉगिन कर सकते हैं और बाकी का जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था वो सारी चीज़ें यहाँ जाकर कर सकते हैं। यही थी आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ई प्रोक्योरमेंट वेबसाइट जो कि मैंने आपको दिखा दी है, इसके बारे में भी आपको बता दिया है। तो इसमें से इतना ही। अब देख लेते हैं GFR रूल। अब डिस्कस कर लेते हैं GFR। GFR की फुल फॉर्म होती है जनरल फाइनेंशियल रूल। तो अगर आपको GFR के बारे में और भी जानना है तो आप इसकी बुक बाय कर सकते हो। मैंने इस वीडियो में सेलेक्टेड चीज़ें ही एक्सप्लेन की है जो कि इम्पॉर्टेंट है, और अगर आपको डीप स्टडी करनी है तो ये बहुत ज़्यादा ही वास्ट टॉपिक है। अगर आपको इसकी बुक बाय करनी है तो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ जाकर आप इसको बाय कर सकते हो। और अगर आपको बाय नहीं करना है तो आप इंटरनेट पे जाकर इसकी PDF वर्जन भी देख सकते हो। तो जितना हो सका मैंने इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, और अगर आपको अदर टॉपिक्स चाहिए तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। GFR की जो फुल फॉर्म है वो मैंने आपको बता दी थी, दैट इज़ जनरल फाइनेंशियल रूल। ये कंसिस्ट करता है कुछ गाइडलाइंस को एंड रूल्स को ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी रूल्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाए हैं वो सारे रूल्स जो है GFR रूल्स के अंदर है। ये जो GFR रूल है ये किसके द्वारा जो है फॉलो किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं अंडर द गवर्नमेंट, वो सारे ही इस रूल को फॉलो करते हैं। और ये जो रूल है ये पब्लिक फाइनेंस में हेल्प करता है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये जो रूल है कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। तो ये जो रूल है 1947 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ था और ये मॉडिफाइड होता रहता है। 1963 में पहली बार हुआ था, देन 2005 में, और जो रीसेंट है वो 2017 है, और ये मॉडिफाइड होता रहता है। तो अभी जो लेटेस्ट है वो 2017 है। एंड जो GFR है मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि जो पब्लिक फाइनेंस होता है ये उसको कवर करता है, रेवेन्यू को करता है, और एक्सपेंडिचर जितने भी होते हैं गवर्नमेंट के ये उसको कवर करता है। और GFR किसके अंडर आता है, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंदर आता है। GFR के ऊपर हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो डिस्कस कर ही लिए हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स है जो कि हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बाकी के जो रूल है वो आप उस बुक में से देख लेना या आप ऑनलाइन PDF देख लेना। जो रूल नंबर 21 है ये पूछा जा सकता है। तो ये किसके लिए होता है, ये होता है स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के लिए। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, जो स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी होता है वो कौन से रूल में आता है। तो नीचे आपके ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, आपको आंसर करना है। रूल नंबर 22 जो है ये है एक्सपेंडिचर फॉर पब्लिक फंड्स के लिए। रूल नंबर 23 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रूल नंबर 23 किसके लिए है, डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर के लिए। रूल नंबर 142 जो है ये कंटेन करता है जनरल रूल्स को जो कि एप्लीकेबल है टू ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स को। इसमें ये बोला गया है अगर प्रोक्योरमेंट करना है गुड्स का तो ये जितनी भी चीज़ें दी गई हैं जनरल रूल्स के अंदर आपको उसको फॉलो करना होगा। ये रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर 142। नेक्स्ट है रूल नंबर 143, इसमें डेफिनेशन बताई गई है गुड्स की। रूल नंबर 144 में फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग है। इसके अंदर जितने भी प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड वर्क होता है वो सारी चीज़ें इसके अंदर आती है, तो ये भी आप देख लेना। रूल नंबर 159 मैंने चैप्टर 2 में भी एक्सप्लेन किया हुआ था, ये ई पब्लिशिंग के लिए है। एंड रूल नंबर 160 किसके लिए है, ई प्रोक्योरमेंट के लिए है। रूल नंबर 159 है वो CPP पोर्टल से लिंक्ड है, मतलब जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सिंगल एक्सेस में वहाँ पर आपको अवेलेबल होंगी। एंड वहीं पर ही जाकर आप अपने टेंडर को पब्लिश करोगे, कोरिजेंडम को पब्लिश करोगे, और जितना भी अदर चीज़ें हैं प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड वो सारी चीज़ें जो हैं ई पब्लिशिंग में होंगी। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 160 ई प्रोक्योरमेंट, इसमें ये बोला गया है जितनी भी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज होती हैं अगर उनको बिड्स को रिसीव करना है तो वो किसके थ्रू करेंगे, ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल के थ्रू करेंगे। और ये ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल कौन सा है, ये है सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल। 148 के अंदर रेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है। एंड रूल नंबर 149
मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें बताया गया है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस होना चाहिए। सो अगर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम के ऊपर क्वेश्चन आया तो वो ऐसे भी आ सकता है कि कौन से रूल नंबर में आता है। तो ये रूल नंबर 149 में बोला गया है कि एक जेम पोर्टल होना चाहिए। सो जो इम्पॉर्टेंट रूल्स थे वो मैंने आपको कवर करा दिए हैं। बाकी जो वीडियोस मैं अपलोड करूंगी उसके अंदर MCQ क्वेश्चन आपको वैसे देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको, फिर से मैं बोल रही हूँ, अगर आपको पर्टिकुलर डीप स्टडी करनी है तो आप इसकी वो जो बुक मैं आपको बता रही हूँ वो आप बाय कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब यहाँ हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स। तो सबसे पहली फुल फॉर्म जो है PFMS की है। ये स्टैंड्स करता है फॉर पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि होता क्या है। सो जो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम होता है PFMS, ये एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है। ये एक तरह का एप्लीकेशन होता है जो कि डेवलप किया गया है एंड इम्प्लांट किया गया है बाय CGA। आपसे CGA की फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, दैट इज कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो ये एक तरह का ऑनलाइन सॉफ्टवेयर होता है जो कि डेवलप किया गया है बाय CGA। एंड ये जो सॉफ्टवेयर है ये किस चीज़ में हेल्प करता है, ये पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम में हेल्प करता है। नेक्स्ट है आपका DGS एंड D स्टैंड्स फॉर। तो इसकी फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लायर एंड डिस्पोजल्स। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है। सो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सप्लाईज एंड डिस्पोजेबल्स, ये एक तरह का क्वालिटी अश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के अंडर। एंड ये जो है कंक्लूजन देता है ऑन द रेट कॉन्ट्रैक्ट एंड एडहॉक परचेजेस पे। सो ये आप अच्छे से याद कर लेना, DGS एंड D, अगर इसके साथ रेट कॉन्ट्रैक्ट की बात हो या एडहॉक परचेजेस की बात हो तो इट रिलेटेड टू DGS एंड D। सो नेक्स्ट है आपका MSME। तो MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। सो MSME की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है, दैट इज माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इसके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर जो है आंसर इसका करना कि MSME का मतलब क्या होता है। सो यहाँ हमने सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स कवर कर ली हैं। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQ। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है विच वन ऑफ द अबव इज नॉट असेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। तो इसमें हमें बताना है इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि असेंशियल नहीं है इन दी रिक्वायरमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि नहीं रिक्वायर्ड है। तो इसका राइट आंसर है A, टेक्निकल मैटर ऑफ नेचर। ये एक असेंशियल रिक्वायरमेंट नहीं है अगर हम बात करें कॉन्ट्रैक्ट की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है इनमें से कौन सा टेंडर सिस्टम होता है जिसमें हम टेंडर को भेजते हैं एक अप्रूव्ड वेंडर को ही। सो अगर आपको याद हो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि जो लिमिटेड टेंडर होता है वो हम किसको भेजते हैं, पोस्ट के थ्रू एक सेलेक्टेड वेंडर को भेजते हैं। तो इसका राइट आंसर है C, लिमिटेड टेंडर। लिमिटेड टेंडर में क्या होता है, हम टेंडर को डायरेक्टली जो है एक अप्रूव वेंडर के पास भेज देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है द टर्म रेट कॉन्ट्रैक्ट पर्टेन्स टू। ये मैंने अभी आपको बताया था कि अगर DGS एंड D की बात हो रही हो तब रेट कॉन्ट्रैक्ट आप वर्ड याद रखो एंड एडहॉक परचेजेस को याद रखो। तो उसका राइट आंसर है B, DGS एंड D। इससे आपकी फुल फॉर्म भी आ सकती है कि DGS एंड D की फुल फॉर्म बताओ, तो इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। सो क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी इज कंटेन इन विच रूल ऑफ GFR 2017। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी है वो GFR रूल जो है 2017 उसके किस रूल नंबर में स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में बोला गया है। अगर आपको अभी याद हो तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जो रूल नंबर 21 है उसके अंदर बोला गया है स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है B, 21। रूल नंबर 21 इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है विच सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल इट इज बेनिफिशियल टू कंबाइन। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें बताना है इनमें से कौन सा मेथड है अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो बेनिफिशियल माना जाएगा। सो इसका राइट आंसर है ABC और जो HML मेथड है अगर हम इन दोनों इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड्स को कंबाइन करेंगे तो ये बेनिफिशियल माना जाएगा।
सो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोगों की भी हेल्प हो जाए। एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सो क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स ऑन कोटेशन बेसिस विच वन ऑफ द अबव स्टेप्स कम फर्स्ट। सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है, अगर हम वर्क कर रहे हैं कोटेशन बेसिस पे तो इनमें से कौन सा स्टेप है जो सबसे पहले आएगा। तो इसका राइट आंसर है ए, क्रिएशन ऑफ प्रपोजल। सबसे पहले हम प्रपोजल को क्रिएट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 30 में जो है टीसी की फुल फॉर्म पूछी गई है, तो इसका राइट आंसर है सी, टेंडर कमिटी। टेंडर कमिटी की फुल फॉर्म होती है टीसी, आप अच्छे से याद कर लेना। एक और फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है TED। इसकी फुल फॉर्म आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना TED क्या होता है और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है TED। अगर आप लोगों को आंसर नहीं पता है तो फिर मैं इसका फुल फॉर्म जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी, बट आप कोशिश करना कि आप इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 का, तो इसमें पूछा गया है, अगर हम बात करें यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस की, तो ये जो टर्म है फिक्स्ड कैपिटल, वो इनमें से किस में इन्वेस्ट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी, प्लांट एंड मशीनरी। जो फिक्स्ड कैपिटल है वो इन्वेस्ट किया जाता है प्लांट एंड मशीनरी में। सो अगेन जो है क्वेश्चन आ गया है फुल फॉर्म के ऊपर, तो हमें फुल फॉर्म बतानी है TAA की। सो इसका राइट आंसर है टेंडर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेकर आ गई हूँ, तो आपको NIT की फुल फॉर्म बतानी है। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर भी ज़रूर देना। सो क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है, व्हेन 2 और मोर पर्सन हैव अ कॉमन इंटेंशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन बिटवीन देम इट इज़ नोन एज। तो ऑब्लिगेशन का सबसे पहले हम मतलब जान लेते हैं। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एक एग्रीमेंट, एक कमिटमेंट बिटवीन अ पर्सन रिगार्डिंग पेमेंट और अदर एक्शन। सो ऑब्लिगेशन का आपको मतलब समझ आ गया होगा। ऑब्लिगेशन में क्या होता है, अगर दो पर्सन हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुई है, एक कमिटमेंट हुई है किसी चीज़ को लेके, या वो पेमेंट से रिलेटेड हो या अदर आइटम से रिलेटेड हो, तो उसी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है उस टर्म को हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो अगर दो पर्सन है उनके बीच में ऐसी बातचीत हुई है तो उसको क्या बोला जाएगा। इसका राइट आंसर है ए, एग्रीमेंट। दो पर्सन्स के बीच में अगर ऑब्लिगेशंस हुए हैं, एक कमिटमेंट हुई है, तो उस टर्म को हम एग्रीमेंट बोलेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो इसमें पूछा गया है, जो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी होती है उसके अंदर जो पेमेंट्स होती है फॉरेन करेंसी में, वो किसके थ्रू की जाती हैं। तो इसका राइट आंसर है बी, लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के थ्रू हम फॉरेन करेंसीज की पेमेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है किस सिचुएशन में हम GTE को प्रेफर करते हैं, किस सिचुएशन में हमें ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी करनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। सो GTE हम किस केसेस में कर सकते हैं, अगर हमारे जो गुड्स हैं वो रिक्वायर्ड स्पेसिफिक क्वालिटी में नहीं है अवेलेबल कंट्री में, तब हम GTE को प्रेफर कर सकते हैं। अगर नॉन एग्जिस्टेंस है लोकल ब्रांच की, जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स, वेंडर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, तब उस वाले केसेस में भी हम GTE को कर सकते हैं। एंड अगर हमें रिक्वायरमेंट है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की, एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है हमारे पास और हमें वही स्टैंडर्ड्स में चीज़ें लेनी हैं, तब उस वाले केसेस में भी हम GTE को करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है उसमें भी मैं कोशिश करूँगी कि और कुछ नए क्वेश्चंस लेकर आऊँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपको पता है ना क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।